नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करते हैं जनरल पेपर में बनने वाले प्रश्नों पर। और इस समय जो सेशन चल रहा है वो इतिहास का सेशन चल रहा है, तो इस इतिहास के जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा क्रमवार हो रही है। तो दोस्तों, उसी क्रम में ये सेशन है। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से बनने वाले प्रश्न और भारत में संवैधानिक विकास और जो भी प्रावधान है उनके बारे में बात करेंगे इतिहास से संबंधित। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, एक चीज और कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, जिसे डायआर्की कहा जाता है, सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों, डायआर्की का अर्थ है द्वैध शासन और इसमें होता है ये कि प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों में बांट दिया जाता है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो भी विषय थे, कानून बनाने के क्षेत्र थे, उनको दो विषयों में बांट दिया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो इसे ही जो है, और इस पर दो अलग अलग तरीके से प्रशासन किया जाता था। तो दोस्तों, इसे ही डायआर्की कहा गया। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1909 के अधिनियम के पारित होने के पूर्व मार्ले ने दो भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया। दूसरा है, 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीय को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे, जिसमें 1919 के अधिनियम द्वारा मार्ले ने दो भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया और एक भारतीय को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी सदस्य नियुक्त किया। दोस्तों, यहाँ पर दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, विकल्प सी। मांटेगू के 20 अगस्त 1917 के घोषणा पत्र में क्या अंतर्विष्ट था? पहला है, प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीय की बढ़ती भागीदारी। दूसरा, स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास। तीसरा, ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन। चौथा, इस नीति का उत्तरोत्तर चरणों में विकास प्राप्त करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चूज कीजिए। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि मांटेगू 20 अगस्त 1917 के घोषणा पत्र में प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया गया था, स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास भी था, और चौथा, इस नीति का उत्तरोत्तर चरणों में विकास प्राप्त करना था। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1, 2, 4 यहाँ पर जो दूसरा है दोस्तों, ये सही नहीं था। सॉरी, जो यहाँ पर तीसरा है वो सही नहीं है। क्या? कि ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन। ये दोस्तों, स्वतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं था। यहाँ पर विकल्प सी 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। दोस्तों, इसे मांटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों, मार्ले घोषणा 1909, मिंटो घोषणा, दोस्तों मार्ले और मिंटो 1909 के अधिनियम में थे, और चेम्सफोर्ड दोस्तों 1919 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध था कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो अभी तक प्रतिवर्ष चुने जाते थे, अब 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। दूसरा, कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 निर्धारित की जाएगी, जिनमें से 1/4 प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तीसरा, न्यायपालिका सीधे सम्राट से निर्गमित होगी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, आपसे बता दें कि इसमें सिर्फ तीसरा विकल्प सही है। क्या? न्यायपालिका सीधे सम्राट से निर्गमित होगी। दोस्तों, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पिट के इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पिट के इंडिया एक्ट 1784 में प्रावधान किया गया कि भविष्य में केवल
प्रसंविदाबद्ध सेवक ही गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। पिट के इंडिया एक्ट 1784 ने समस्त आक्रमणशील युद्धों तथा भारतीय राजाओं के साथ समस्त आश्वासन की संधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो दोस्तों यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। विकल्प एक और दो, सॉरी, ऑप्शन एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। तो दोस्तों 1784 ने प्रावधान किया कि भविष्य में केवल प्रसंविदाबद्ध सेवक ही गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य बनेंगे। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत की गई। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों सही बात है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। दोस्तों यहाँ भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। दोस्तों ये भी बात सही है। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। दोस्तों ये भी बात सही है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर उपर्युक्त में से सभी विकल्प सही हो जाएंगे। विकल्प डी। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यहाँ पर दूसरा भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक और दो सही हो जाएंगे। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। चौथा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आपसे बता दें यहाँ पर एक और तीन सही हो जाएंगे। क्या? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और दोस्तों तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प सी एक और तीन। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से आता है। दोस्तों गलत, ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और कई सारे लोगों के लिए कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया? तो दोस्तों स्वराज पार्टी ने 1919 के अधिनियम में संदेह व्यक्त किया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था। कारण, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। दोस्तों यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रित हो रही। कारण, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। उपर्युक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। दोस्तों ये बात सत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो दोस्तों ये भी बात सही है। तो यहाँ 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। विकल्प सी इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। दोस्तों ये गलत है क्योंकि 1833 द्वारा किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। दोस्तों यहाँ पर ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही रहेगा। केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध किया गया था। दोस्तों यहाँ पर 1, 2 तीनों सही हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी प्रक्रिया में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की समाप्ति नहीं की गई थी। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 सही होगा। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। दोस्तों दूसरा है समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों सिर्फ इसमें 1 सही होगा। गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। दोस्तों 1935 के अधिनियम में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर विकल्प 1 केवल सही हो जाएगा, ए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। पहला, एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में द्वैध शासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। नीचे दिए गए संरचना में सही का उत्तर चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा। संघ का प्रावधान था और प्रांतों को स्वायत्तता देना की बात की गई थी। दोस्तों 1 और 2 सही हो जाएंगे। विकल्प ए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य वास्तव में भारतीय राज्य व्यवस्था को एकीकृत संरचना प्रदान करना था। दूसरा है इसमें एक ऐसे प्रधानमंत्री का उल्लेख था जिसका स्थान मंत्रिपरिषद में प्रथम होगा। तो दोस्तों इसमें विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 1935 अधिनियम के बारे में। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। तो दोस्तों फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने की मंशा के पीछे अंग्रेजों की राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? दोस्तों भारत सरकार 1935 अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दोस्तों ये गलत व्यवस्था है क्योंकि इसमें भी क्या बोलते हैं अनुसूचित जाति और के लिए जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। ये बात गलत है क्योंकि ये दलितों के लिए भी जो है व्यवस्था कर दी गई थी। तो दोस्तों विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अस्वीकार किए जाने का कारण था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सभी सही हो जाएंगे क्योंकि इसके निर्माण में भारतीयों से परामर्श नहीं लिया गया था। ये भी बात सही है। दोस्तों यह एक्ट भारत में जनप्रतिनिधि सरकार की स्थापना की संभावना समाप्त कर रहा था। ये भी बात सही है। दोस्तों
प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर की गई व्यवस्थाओं से प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन होता था। यहाँ पर सभी विकल्प सही हो जाएंगे, उपर्युक्त में से सभी। यहाँ पर विकल्प डी इज करेक्ट। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो थे। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की रचना की। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने द्वैध शासन का अंत किया? दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। तो दोस्तों भारत सरकार 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और इस प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को केंद्र में स्थापित कर दिया था। दोस्तों विकल्प बी इज करेक्ट। इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। दोस्तों दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों आपसे बता दें कि पहला है जैसे भारत परिषद अधिनियम 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों दूसरे के साथ 3 यानी बी के साथ 3 हो जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पर विकल्प बी में केवल विकल्प बी है जिसमें दूसरे के साथ तीसरा लग रहा है, यानी बी के साथ तीसरा लग रहा है। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ हुआ था और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रदेशों की स्वायत्तता के द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों 3 के साथ 2 यानी सी के साथ 2 हो जाएगा। दोस्तों और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। दोस्तों यहां पर विकल्प भी सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ये इस समय लॉर्ड मिंटो थे। दोस्तों ए के साथ 3 मिल जाएगा आपका, ए के साथ 3 सिर्फ विकल्प डी है। दोस्तों यहां पर विकल्प डी। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी, तो दूसरे बी के साथ चौथा जाएगा। दोस्तों और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन पद्धति का आरंभ किया गया था। दोस्तों 4 के साथ 1 जाएगा, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो दोस्तों इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों लेमार्टे गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था, लेमास्ट्रे। दोस्तों यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण 1773 के एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों यहां विकल्प ए सही हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अंग्रेजी संसद का नियंत्रण प्रारंभ हुआ था? दोस्तों विकल्प ए रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773। विकल्प ए सही हो जाएगा। 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया था? दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून के अंतर्गत लाया गया। दोस्तों विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया था? तो दोस्तों 1773 के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति दोस्तों अगर पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो दोस्तों 1833 हो जाएगा, लेकिन विकल्प में कोई नहीं है। तो दोस्तों यहां पर होगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। दोस्तों हो जाएगा विकल्प ए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा की गई थी, लेकिन चाय और चीन को छोड़ करके। विकल्प बी सही हो जाएगा। और पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और उसके व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया था 1833 के द्वारा।
समाप्त 1858 में किया गया था और व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किया था 1833 में। 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, क्योंकि 1813 के अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। दोस्तों, विकल्प बी यहां सही हो जाएगा। चीन के साथ व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का निम्नांकित के चार्टर एक्ट से उन्मूलन किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा चीन के साथ व्यापारिक संबंध को भी समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। दोस्तों, चाय के व्यापारिक एकाधिकार को 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा खो दिया था कंपनी ने। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतने ही प्रश्न हैं। आगे के प्रश्न जल्द ही आपको अगले सेशन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को पूरी तरह से देखिए और इसे तैयार करिए, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और हर बार एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, इसे रटना भूलें नहीं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सपोर्ट करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,